पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, अजनाला में अमृतपाल के समर्थकों का बवाल, चंडीगढ़ मोहाली में कौमी इंसाफ मोर्चा के लोगों का बवाल, हिंदूवादी नेता सूरी की दिन दहाड़े हत्या, 26 फरवरी को गोइंदवाल जेल में गैंगस्टर्स के दो समूहों का आपस में भिड़ना जिसमें 2 गैंगस्टर्स मारे जाते हैं। 7 मार्च को पंजाब के आनंदपुर साहिब में एक कनाडाई युवक की पीट कर हत्या हो जाती है। बीते दिनों में ये तमाम घटनाएं पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा हो रहा है। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार निशाने पर है और आरोप लग रहे हैं कि सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। कानून को चुनौती देने वाली घटनाएं हर राज्य में होती हैं, लेकिन पंजाब में एक अमृतपाल सिंह नाम का कीवर्ड इन दिनों बड़ा होता जा रहा है, जिसने पूरे देश की निगाह पंजाब की तरफ खींच ली है। वो सिर्फ कानून को चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि खालिस्तान की मांग कर देश की अखंडता और अक्षुण्णता को भी चुनौती दे रहा है। हम पहले भी अमृतपाल सिंह के बारे में आपको बता चुके हैं, उन शोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अमृतपाल सिंह को कौन बचा रहा है, ये सवाल हम पूछने वाले हैं। 6 फीट से ज्यादा का कद है, सिर पर नीले रंग की पग, शरीर पर सफेद रंग का बाना और हाथ में तलवार। यही अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे के संगठन का मुखिया है। खुद को गर्व से खालिस्तान का समर्थक बताता है, दावा भी करता है कि आम लोग खालिस्तान के समर्थन में हैं। आपको याद हो तो 23 फरवरी को अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर हथियारबंद लोगों ने धावा बोल दिया था। ये अमृतपाल सिंह के ही साथ थे, जो उसके साथी लवप्रीत सिंह तूफान को छुड़ाने पहुंचे थे। अमृतपाल के साथियों का आरोप था कि लवप्रीत और अमृतपाल का नाम गलत तरीके से एफआईआर में डाला गया। ये बात पुलिस ने भी मान ली और कोर्ट ने लवप्रीत को छोड़ दिया। मगर अजनाला में जो हुआ, उस हुड़दंग का क्या? उस उपद्रव में घायल हुए 6 पुलिस वालों का क्या? बैरिकेडिंग तोड़ी गई, हिंसा हुई, जवान घायल हुए, तो इसके लिए बाकायदा एक एफआईआर तो बनती है। मगर क्या कोई एफआईआर हुई है? विपक्षी सड़क पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पंजाब सरकार को आज घेर रहे हैं। क्या किसी कड़ी कार्रवाई के जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हुई? अमृतपाल के समर्थकों ने जो उत्पात मचाया, थाने पर हमला किया, उसे लेकर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, ये जानने के लिए हमने चंडीगढ़ में आज तक के विशेष संवाददाता ललित शर्मा से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो अजनाला पूरा ये एपिसोड हुआ है, ये पूरा कांड हुआ है, उसके बाद से जिस तरह से अल्टीमेटम है अमृतपाल ने इस पूरे मामले को लेकर है पंजाब पुलिस को दिया था, तो उसके बाद से जो पुलिस है उन्हें अमृतपाल की बात को मानना पड़ा। उनके जो साथी है तूफान और लवप्रीत जिसका नाम है, उसे पुलिस को छोड़ना पड़ा। फिलहाल उस मामले में पुलिस ने डीजीपी ने, जो पंजाब के डीजीपी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता जरूर की थी कि कहा था कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक उस एपिसोड के बाद कोई भी एफआईआर अभी तक रजिस्टर फिलहाल नहीं की गई है। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें, लगातार चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी पार्टी की बात हो, तमाम जो लोग हैं बार बार विधानसभा के सत्र में बार बार यही सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। अमृतपाल का जो ये पूरा एपिसोड हुआ था उसके ऊपर है, एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर कब रजिस्टर की जाएगी और कब दोषियों को सलाखों के पीछे वो किया जाएगा। अजनाला में हुई हिंसा के 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन पंजाब पुलिस ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, 16 फरवरी को वीरेंद्र सिंह नाम के एक शख्स ने अमृतपाल और उसके कुछ साथियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। ललित शर्मा के मुताबिक उस वीरेंद्र सिंह की एफआईआर के मामले में भी पुलिस की कार्रवाई अभी आगे बढ़ी नहीं है। अमृतपाल पर पंजाब पुलिस और राज्य सरकार की इस कथित मेहरबानी की वजह हमने पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी शशिकांत से समझनी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अजनाला में हुआ, देन ही सेड कि अजनाला में मेरा बंदा एक गलत पकड़ा गया है, मैं जाकर के एजिटेशन करूंगा। पंजाब सरकार को चैलेंज किया कि आप 24 घंटे के अंदर छोड़ दीजिए वरना आई कम देयर। ही गोज देयर एंड ही गोज देयर अलॉन्ग विद पालकी साहब, जिसमें कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जो है वो भी वहां पे रखे हुए थे, पावन स्वरूप, जिसकी वजह से पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये जो है, जो गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप को ले गए, ये भी एक इश्यू पंजाब में बन गया है। जो उनके इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस सर्कल्स हैं, तो सारी चीज घुम घुमा के एक बात आती है, जैसे आपने कहा, इट इज कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई ना कोई फोर्स, कुछ ना कुछ हो रहा है। और जिस तरीके से पंजाब सरकार ने घुटने टेके, उसको 24 घंटे के अंदर फटाफट करके कोर्ट से परमिशन वगैरह ले ला करके बंदे को छोड़ दिया। तूफान सिंह जो था, ही वॉज रिलीज्ड।
और उसके बाद जो हुड़दंग मचाया गया पुलिस स्टेशन में, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, आज तक उसमें वहां पे कोई एफआईआर भी नहीं हुई। इट ऑल शोज कि जैसे कि पंजाब सरकार ने बेसिकली घुटने टेक दिए। मैं पंजाब पुलिस को उतना दोषी नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस में एक बात होती है कि हम लोग बस जो हमारे पॉलिटिकल आका जो हैं उनकी ही बात सुनते हैं। तो इट्स बिकमिंग ए पॉलिटिकल इश्यूज, रिलीजियस इशू, सब कंबाइन होकर के बन रहा है। और साफ, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार और पंजाब सरकार के कारण से पंजाब पुलिस ने भी वहां पे घुटने टेक दिए। पूर्व डीजीपी मानते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से ढिलाई बरती तो जा रही है, मगर यहाँ सवाल केंद्र से भी है। कानून व्यवस्था भले ही राज्य का मसला हो, लेकिन अगर किसी केस में देश की अखंडता को ही चुनौती दे दी जा रही हो, केंद्र का दखल जरूरी हो जाता है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अजनाला कांड के बाद केंद्र ने राज्य से अमृतपाल सिंह पर रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट का क्या हुआ, ये जानकारी हम तक आई नहीं है। आती है तो वो भी आपको बताएंगे, मगर सवाल तो केंद्र पर भी उठ ही रहे हैं। सुनिए केंद्र की भूमिका पर पंजाब के पूर्व डीजीपी क्या कहते हैं। जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अमृतपाल के, खालिस्तान के बारे में, प्रो खालिस्तान और कम्युनल ओवरटोन्स वाले भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसने साफ साफ चैलेंज किया यूनियन होम मिनिस्टर को भी। पर अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई पुलिस के द्वारा। हालांकि थोड़ी भी ऐसी कोई बात कहीं पे होती है, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, सीधे 124 वगैरह के जो है एफआईआर हो जाते हैं, व्यक्ति का अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अब जिस प्रकार से इसका इस पर्टिकुलर केस में लगता है कि शायद जो भी कारण रहे हो, चाहे रिलीजियस कारण भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि अमृतपाल जो है एक रिलीजियस फियर जो था, जो उसमें एक वैक्यूम है, उसको भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म उसको भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों पे इसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है। हो सकता है इसके कारण ये भी हो, आई डोंट नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती हो कि भाई ऐसा कोई कारण हम ना ले लें कि इसमें कोई पंजाब में फिर से डिस्टर्बेंस हो जाए। बट यस, जैसा आपने कहा है, फुल्ली एग्री, इट इज अबाउट टाइम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, वरना इस तरीके का एक गलत इंप्रेशन जरूर जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जैसे है इसके बारे में कुछ उदासीन सी हो रही है। केंद्र सरकार की भी कार्यप्रणाली पर यहाँ सवाल उठ रहे हैं। हमने आपको बता दिया, यूएपीए, एनएसए और राजद्रोह कानून पुलिस नहीं, सीबीआई, एनआईए जैसे शब्दों के इर्द गिर्द सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है और उसके पीछे की राजनीति पर सवाल उठाया जा रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि आईएसआई 80 के दशक से खालिस्तानी आंदोलन को हवा देती आई है। दैनिक भास्कर के वैभव पलनीटकर को दिए इंटरव्यू में अमृतपाल अपने वक्तव्य से इस बात की पुष्टि भी कहीं ना कहीं करता ही है। एक सवाल के जवाब में अमृतपाल ने कहा, भारत ने भी बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, तब वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। अगर ऐसा कोई विचार है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। लोग अमृतपाल के इस बयान को अपने अपने हिसाब से डिकोड कर रहे हैं और खालिस्तान की मांग को बढ़ावा देने में आईएसआई के रोल को भी समझ रहे हैं। इसके लिए उसने करतारपुर साहिब कॉरिडोर का भी बेजा इस्तेमाल से परहेज नहीं किया। नवंबर 2019 में करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए गए भारतीय सिखों ने भारत लौटने पर बताया गया कि गुरुद्वारे में एक जिंदा बम डिस्प्ले में रखा गया था। इस डिस्प्ले पर लिखा गया था कि 1971 की जंग के दौरान ये बम भारतीय वायुसेना ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को तबाह करने की नीयत से गिराया था। इसी बात को एक दूसरे उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश करता है। इसके अलावा करतारपुर साहिब कॉरिडोर के खुलने के मौके पर पाकिस्तानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में खालिस्तानी आंदोलन का चेहरा रहे जर्नैल सिंह भिंडरावाले, जनरल शाबेग सिंह और अमरीत सिंह खालसा के पिक्चर्स भी लगाई गई थी, जिस पर भारत की तरफ से सख्त एतराज़ जताया गया था। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से आयोजित हो रहा रेफरेंडम 2020 के पीछे भी आईएसआई का पंजाब को अस्थिर करने का मंसूबा बताया जाता है। इस तथाकथित रेफरेंडम को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के प्रवासी सिखों के बड़े धड़े का समर्थन है, लेकिन खालिस्तानी आंदोलन का ये उभार सिर्फ प्रवासी सिखों तक सीमित नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। भारत में भी खालिस्तानी विचारधारा का एक साफ उभार देखने को मिलता है। अमृतपाल सिंह उसी का जीता जागता उदाहरण है। इंडिया टुडे के लिए रिपोर्ट करने वाले विनय सुल्तान लिखते हैं, अमृतपाल का परिवार गांव के समृद्ध परिवारों में से है। उनके चाचा और पिता 70 के दशक में कनाडा चले गए, जहां उन्होंने संधू ट्रांसपोर्ट के नाम से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। बाद में परिवार ने इस व्यवसाय में और इजाफा करते हुए दुबई में भी ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने के अलावा उनके परिवार का राजनीति से कोई सीधा सरोकार नहीं। उसके परिवार की छवि एक उदार पंथक परिवार की रही है। उसके दादा दादी अमृतधारी सिख रहे, जिन्होंने दमदमी टकसाल से अमृत छका था। लेकिन परिवार के कई पुरुष साबत सूरत सिख नहीं है। मतलब कई लोग गुरु गोविंद सिंह के बताए पांचों ककार यानी केश, कंघा, कच्छ, कृपाण और कड़ा का पालन नहीं भी करते हैं। खुद अमृतपाल सिंह नवंबर 2021 से पहले केशधारी सिख नहीं था।
अमृतपाल सिंह का शुरुआती उभार सोशल मीडिया के जरिए हुआ। 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर निशान साहब फहराने की घटना के बाद किसान संगठन दो फाड़ हुआ। दीप सिद्धू को इस पूरी घटना का दोषी बताकर पेश किया गया। इस समय अमृतपाल सिंह फेसबुक पर कई लाइव करके दीप सिद्धू का बचाव किया उस वक्त और निशान साहब फहराने की घटना को जायज ठहराया। इस दौरान वो पहली बार लोगों की नजरों में आया। फरवरी 2021 में दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल ने दीप सिद्धू के पक्ष में बड़ी उग्रता के साथ सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, जिसके बाद वो फेमस ही होता गया। खालिस्तान की मांग को आगे भी बढ़ाता गया अपनी फेम के साथ। अगस्त 2022 आता है, अमृतपाल सिंह दुबई से भारत आता है। उसकी अगवानी करने वालों में संगरूर के सांसद और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान भी शामिल थे। यहाँ आने के बाद उसने तमाम मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए। इन इंटरव्यूज़ में उसने सिख भावना से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाना शुरू किया। इसमें जेल में बंद पूर्व खालिस्तानी अतिवादियों की रिहाई, यमुना सतलज लिंक नहर और चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाए जाने जैसे सालों से लंबित मुद्दे भी शामिल थे। अजनाला कांड के बाद उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कई चैनल्स को दिए इंटरव्यू में वो खालिस्तान की मांग को दोहरा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या फिर से खालिस्तान आंदोलन शुरू हो रहा है? इस सवाल के जवाब में दैनिक भास्कर से अमृतपाल सिंह के चाचा हरपाल कहते हैं, खालिस्तान की मांग कभी खत्म ही नहीं हुई। लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। इससे जितना दबाने की कोशिश की जाएगी वो उतनी मजबूत होगी। सरकार को समझना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। अमृतपाल के समर्थकों को छोड़ दे तो जानकार कहते हैं, ऐसी मांग पंजाब में उठती रही है। ये उस तरह का खतरा नहीं जैसे भिंडरावाले एक समय पे हो गया था। अमृतपाल आम लोगों के दिल में नशा मुक्ति का अभियान चलाकर जगह बना रहा है, लेकिन इसके पीछे का भी एक नेक्सस है। आप जानते होंगे, नार्को टेररिज्म आतंकवाद का एक बेहद पेचीदा मॉडल है। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक इसमें आईएसआई की मदद से पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सीमा के पार से हथियार और ड्रग्स की खेप पंजाब में पहले से सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा जैसे आपराधिक गैंग्स तक पहुंचाते हैं। ये गैंग्स ड्रग्स की स्मगलिंग करके अपने रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और हथियार और ड्रग्स की बिक्री से मिलने वाले पैसे का एक हिस्सा कश्मीर और पंजाब में बैठे आतंकवादियों तक पहुंचाते हैं। दावा है, मतलब मर्ज भी उस पार आ रहा है और इलाज का दावा करने वालों की मदद भी। हालांकि ये सत्य है कि पंजाब में रेडिकल सिख विचारधारा हालिया उभार का प्रस्थान बिंदु 2015 में हुआ माना जा सकता है, जब गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला उठा। जून 2015 में फरीदकोट के गांव बुर्ज जवाहर सिंह के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी की बात सामने आई। इसके बाद हुए प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 2 लोगों की मौत ने मामले को गरमा दिया। अकाली सरकार इसी मुद्दे पर चली गई। इंसाफ का वादा कराई अमरिंदर सिंह की सरकार भी वादे पर खरी नहीं उतरी, तो एक वैक्यूम पैदा हुआ जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। सरकार बनी, मगर अब सरकार पर कानून व्यवस्था न संभाल पाने के आरोप लग रहे हैं। सुनिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है कि जेल डिपार्टमेंट का जो मनोबल है उसको डाउन कर रही है, उनको उनमें दहशत पैदा कर रही है कि आप गुंडों को अगेंस्ट मत कुछ करो, एक्शन ना करो तो ये बहुत बड़ी अनारकी हो जाएगी। जेलों में कोई जेल का गुंडा कंट्रोल नहीं रहेगा। ये पंजाब के लिए खतरनाक बात है। तो इनके टाइम में जुलूस निकला गैंगस्टर, पीछे भी तो 5 साल चलती ही रही है। कभी जेल में आपने सुना था कि कोई गैंग वॉर, जहाँ एक ही बिट्टू का मर्डर हुआ था, वो भी बिट्टू की गलती थी ना कि डिपार्टमेंट की, क्योंकि उसके लिए दीवार बन रही थी कि इनको आइसोलेट करके तार लगाई थी, वो तार से निकल कर आ गए। अगर वो गेट के जो इसका रास्ता था वहां से जाता तो जेल डिपार्टमेंट के ऊपर एक्शन होना चाहिए था। अगर वो अपने आप कहीं से निकल गया और वो प्लान नहीं था, ये तो प्लान्ड लड़ाई है। तो ये बातें ऐसे कहना कि कितनी देर करते रहेंगे कि जी वो सरकार ये कर गई वो कर गई, ऐसे ये तो कह रहे हैं हमने इतनी नौकरी लगा दी। तो वो इंटरव्यू के तो बताएं कि इंटरव्यू, मैंने क्वेश्चन भी डाला है कि बताओ कब आपने एग्जाम के लिए इनको बुलाया, कब इनका रिजल्ट आया, कब इनको, वो नहीं बता रहे क्योंकि वो पिछली सरकार रिजल्ट एग्जाम भी कर गई थी, सब कुछ कर गई थी, उल्टा इन्होंने लेट किया है। तो इसलिए पिछली सरकार के ऊपर 5 साल ऐसे कहते रहेंगे कि पिछली, हमने तो एक बार नहीं कहा कि बादलों ने किया, हमने गुंडों को कंट्रोल किया। और आपने देखा जो 5 से भाग गया था जेल से, नाभा जेल, सिक्योरिटी जेल से, उसका इनकाउंटर भी हमारी सरकार में हुआ। ये गलत बातें हैं जो कर रहे हैं। गल ये है कि लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल करता है, कौन इंडिविजुअली की कहता है। जे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ कि ਇਹ नहीं होना चाहिए ਹੈਗਾ। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इतर एक सवाल है जो खटकता है। अगर कोई और होता या कोई और राज्य होता और देश को यूं तोड़ने की बात करता कोई व्यक्ति जैसे अमृतपाल कर रहा है, तो यूएपीए कानून, एनएसए, देशद्रोह की धारा 124 से एनआईए की कार्रवाई, ये सब अब तक हेडलाइन में आ चुके होते, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। गिरफ्तारी हो चुकी होती, मगर अमृतपाल के केस में ऐसा होता अब तक नजर नहीं आया है। न राज्य सरकार कोई ठोस कार्रवाई करती नजर आ रही है और न ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन दिखा। ऐसा क्यों है? वजह की तलाश में हम भी हैं। आज के शो में इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।